बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को किस तरह से इकट्ठे इस्तेमाल किया जा सकता है। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। स्ट्रक्चर्स को फंक्शंस के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एक फंक्शन किसी स्ट्रक्चर को पैरामीटर के तौर पे एक्सेप्ट भी कर सकता है और एक फंक्शन किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को रिटर्न भी कर सकता है। किसी फंक्शन को स्ट्रक्चर पैरामीटर के तौर पे पास करने का प्रोसेस एग्जैक्टली वही है जिस तरह से हम एक सिंपल वेरिएबल पास करते हैं किसी फंक्शन को एज पैरामीटर। किसी स्ट्रक्चर को पैरामीटर के तौर पे फंक्शन को पास करने से पहले जरूरी है कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया जा चुका हो। जिस तरह किसी फंक्शन को हम वेरिएबल्स दो मैकेनिज्म्स के तहत पास कर सकते हैं, यानी पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, बिल्कुल इसी तरह से फंक्शंस को स्ट्रक्चर्स पैरामीटर के तौर पे दो तरह से पास किए जा सकते हैं, पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू के मैकेनिज्म से। और इसका तरीकाकार एग्जैक्टली वही है जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह आप एक सिंपल वेरिएबल पास बाय वैल्यू के मैकेनिज्म से पास करते हैं किसी फंक्शन को, बिल्कुल उसी तरह से आप एक स्ट्रक्चर भी पास कर सकते हैं एक फंक्शन को एज पैरामीटर पास बाय वैल्यू के मैकेनिज्म से। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। डेव सी प्लस प्लस में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है और इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम के कोड को समझें, हम इसके पर्पस को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो ये यूज़र से 5 क्रिकेटर्स का डाटा इनपुट के तौर पर रिसीव करेगा और फिर उन इनपुट करदा वैल्यूज़ को एक टेबल की सूरत में डिस्प्ले करवाएगा। आइए हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं और उसके बाद हम इस प्रोग्राम के कोड को अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो टॉप पे कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आपको फराहम की जाएंगी। एंटर 5 records इंक्लूडिंग फॉलोइंग डिटेल्स, यानी हमें 5 प्लेयर्स का रिकॉर्ड एंटर करना है कुछ इस तरह से कि प्लेयर का नाम, उसने कितने रन स्कोर किए हैं, कितनी इनिंग्स वो खेल चुका है और कितनी मरतबा वो नॉट आउट रहा है। तो आइए हम इन 5 प्लेयर्स का डाटा एंटर करते हैं। तो मैं इंजिमाम पहला प्लेयर का नाम एंटर करता हूँ। एंटर रन्स में हम इसके एंटर कर देते हैं जी 7,800 स्कोर है जी। इनिंग्स लेट से 245 है और कितनी मरतबा नॉट आउट रहे हैं जी 98 टाइम। और देखिए जो ही मैंने एंटर प्रेस किया तो दोबारा से मुझसे वही डाटा रिक्वायर किया जा रहा है, लेकिन अब की बार डिफरेंट प्लेयर के लिए। तो मैं एक और प्लेयर का डाटा एंटर कर देता हूँ। यूसुफ नेम 9,870 रन्स हैं, इनिंग्स हैं जिसकी 245। इसको चेंज करके 255 कर देते हैं और ये लेट से 105 मरतबा नॉट आउट रहे हैं। इस तरह से तीसरा प्लेयर जो है वो लेट से जी शाहिद, और इसके जनाब रन्स हैं 6,666 और इनिंग्स इन्होंने खेली हैं लेट्स से 235 और ये नॉट आउट रहे हैं 65 मरतबा। और चौथे प्लेयर का डाटा हम एंटर कर देते हैं, रिजवान, और इनके जो स्कोर हैं वो हैं 2,450। इनिंग्स जो इन्होंने खेली हैं अब तक वो हैं 105 और नॉट आउट रहे हैं ये 35 मरतबा। और अब तक हम 4 प्लेयर्स का डाटा एंटर कर चुके हैं, तो मैं पांचवें और आखिरी प्लेयर का डाटा भी एंटर कर देता हूँ। सरफराज है जी हमारे आखिरी प्लेयर का नाम। रन इन्होंने जो स्कोर किए लेट से 5,410 और इनिंग्स जो इन्होंने खेली हैं वो हैं लेट से 201 और नॉट आउट रहे हैं ये 87 टाइम्स। और जो ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए इस तरह से टेबुलर फॉर्म में डाटा आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। ऊपर क्रिकेटर्स टेबल, उसके बाद आप देख रहे हैं डैशेस की मदद से एक लाइन प्रोड्यूस हुई है, उसके बाद प्लेयर का नाम, रन्स, इनिंग्स, टाइम्स नॉट आउट और एवरेज। अब एवरेज वो चीज़ थी जो कि हमने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की, बल्कि हमारे प्रोग्राम ने जब ये वैल्यूज प्रिंट की हैं साथ ही एवरेज भी कंप्यूट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले की है। उसके बाद देखिए कि हमें फिर एक लाइन नजर आ रही है जो कि डैशेस की मदद से क्रिएट की गई है और फिर स्टार्स की मदद से एक लाइन प्रोड्यूस हुई है, फिनिश का मैसेज है और दोबारा से स्टार्स की मदद से एक लाइन प्रोड्यूस की गई है। तो आइए देखते हैं कि हमारा कोड किस तरह से काम कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि हमने यहाँ पर जो इंक्लूड की हैं फाइल्स, उसमें आईओ मैनिप हेडर फाइल भी इंक्लूड की है और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि इस प्रोग्राम में हम सेट विथ फंक्शन या मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। और प्रीवियसली हम सेट विथ मैनिपुलेटर के बारे में बात कर चुके हैं कि इसकी मदद से हम किसी आउटपुट के लिए विथ डिसाइड कर सकते हैं कि कितने कॉलम्स के अंदर कोई आउटपुट प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हमने अपने
दो फंक्शंस यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं लाइन नंबर 5 और 6 पे, जिनमें से एक फंक्शन का नाम लाइन है जो कि किसी किस्म का कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, और आप देख सकते हैं कि इसका डाटा टाइप वॉइड है। इट मींस ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। एक्चुअली हमारे प्रोग्राम के आउटपुट में अभी जो हमने देखा, जो लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं डैशेस की मदद से, वो इस फंक्शन की मदद से प्रोड्यूस हो रही हैं। और एक और फंक्शन यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है जिसका नाम स्टार है, और आप समझ ही गए होंगे कि जो लाइंस स्टैरिक्स या स्टार्स की मदद से हमें प्रोड्यूस होती हुई नजर आ रही थी आउटपुट में, वो इस फंक्शन की मदद से हम क्रिएट कर रहे थे। तो पहले हम इन दोनों सादा से फंक्शंस को देख लेते हैं कि ये किस तरह से लाइंस प्रोड्यूस कर रहे थे स्टार्स और डैशेस की। तो हमने इन दोनों फंक्शंस को डिफाइन किया है कुछ नीचे जाके मेन फंक्शन के बाद। यहाँ पर लाइन नंबर 57 पे हमने लाइन नामी फंक्शन को डिफाइन किया है, और यहाँ पे सिंपली हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, और उसके लिए हमने i नाम का एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया लूप के अंदर, और हमने कहा कि जब तक i छोटा रहता है 41 से, उस वक्त तक हमारी ये लूप चलनी चाहिए, और हर मरतबा इटरेशन पर i वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा होना चाहिए। और फॉर लूप की बॉडी में हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके दो डैशेस को स्क्रीन पर प्रिंट करवाया। अब इससे होगा ये कि जितनी मरतबा भी लूप चलेगी, हर मरतबा ये दो डैशेस स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। और ये जो सी आउट ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये हमारी फॉर लूप की बॉडी से बाहर है, और इसमें हम एक न्यू लाइन प्रोड्यूस करें। इट मीन्स कि जब हमारी लूप की तमाम इटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो एक न्यू लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी इसके बाद जो आउटपुट आएगा वो न्यू लाइन पे आएगा। और बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा स्टार डामी फंक्शन है वो भी यही काम कर रहा है, सेम वही कोड है लूप के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने सी आउट ऑब्जेक्ट में दो स्टैरिक्स का इस्तेमाल किया है। यानी ये फंक्शन जब कॉल किया जाएगा तो डबल स्टैरिक्स को बार बार प्रिंट करेगा, जिसकी मदद से हमारे पास एक लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी स्टैरिक्स की। अब हम वापस चलते हैं उसी पॉइंट पे जहाँ पे हमने इन दोनों फंक्शंस को डिक्लेयर किया था। इसके बाद देखिए लाइन नंबर 7 पे हम एक स्ट्रक्चर यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसके लिए हमने कीवर्ड स्ट्रक्ट का इस्तेमाल किया, और हमारे स्ट्रक्चर का नाम है क्रिकेटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेंबर वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं अपने स्ट्रक्चर में, उसमें सबसे पहले चार डाटा टाइप की एक अरे है जिसका नाम नेम है और जिसकी लेंथ 15 है। इट मींस कि जो कैरेक्टर्स के नाम हम इनपुट के तौर पे ले रहे हैं वो कैरेक्टर्स के एक अरे की सूरत में स्टोर किए जाएंगे। और उसके बाद हमने इंटीजर डाटा टाइप का एक मेंबर वेरिएबल रंस क्रिएट किया जिसमें डेफिनेटली स्कोर स्टोर किया जाएगा। इसी तरह से इंटीजर डाटा टाइप का इनिंग्स, इंटीजर डाटा टाइप का टीएनओ यानी टाइम्स नॉट आउट, और फ्लोट डाटा टाइप का हमने एवरेज वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इसके बाद लाइन नंबर 15 पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और लाइन नंबर 17 पे देखिए यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं मेन फंक्शन के अंदर जिनकी डाटा टाइप इंटीजर है। उनमें उन वेरिएबल्स के नाम है रन्स, इनिंग्स, आई, और फ्लोट डाटा टाइप का एक वेरिएबल एवीजी भी है। अब आप सोच रहे होंगे जब हमारे स्ट्रक्चर में ये वेरिएबल्स मौजूद थे तो फिर यहाँ पर हमने ये वेरिएबल्स दोबारा से क्यों डिक्लेयर किए हैं, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 19 पे हमने सबसे पहले अपने उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए एक अरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर की जिसका नाम रेक है और जिसकी लेंथ 5 है। इसका मतलब है कि अब 5 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स पर मुश्तमिल एक अरे प्रोड्यूस हो चुकी है जिसका नाम रेक है। ये बात आपने जहन में रखनी है क्योंकि बार बार हमने इसी अरे ऑफ स्ट्रक्चर को यूज करना है। उसके बाद देखिए सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हमने वो मैसेज प्रिंट करवाए जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे हमें टॉप पे नजर आए थे कि एंटर 5 रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग फॉलोइंग डिटेल्स, और बार बार हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और सिंपल वो स्टेटमेंट्स हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाई जो कि हमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में इंस्ट्रक्शन की सूरत में नजर आई थी। इसके बाद देखिए हमने लाइन नंबर 25 पे एक फॉर लूप इस्तेमाल की, और यहाँ पे हमने उसी आई वेरिएबल को यूज़ किया जो कि हम ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं अपने मेन फंक्शन में। आई को इनिशियलाइज किया हमने 0 के साथ, और हम कहते हैं जब तक आई की वैल्यू रहती है 5 से छोटी तब तक हमारी लूप चलनी चाहिए, और आई प्लस प्लस हमेशा की तरह। अब यहाँ पर एक्चुअली हम यूजर से इनपुट करदा वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं अपनी अरे ऑफ स्ट्रक्चर के डिफरेंट एलिमेंट्स के तौर पे। तो हमने देखिए सबसे पहले सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज प्रोड्यूस किया एंटर प्लेयर नेम। अब ये नेम हमें कहाँ स्टोर करना है? ये नेम हमें स्टोर करना है अपनी अरे ऑफ स्ट्रक्चर रेक के फर्स्ट एलिमेंट में, यानी इंडेक्स पोजीशन 0 पर मौजूद जो एलिमेंट है उसमें। अब आपको ये बात भी जहन में रखनी है स्ट्रक्चर के अंदर भी इटसेल्फ बहुत से मेंबर वेरिएबल्स हैं। तो एक्चुअली नेम नाम का जो हमारा मेंबर वेरिएबल है आपको याद होना चाहिए। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि हमने नेम नाम का एक बेसिकली अरे यहाँ पर डिक्लेयर की थी अपने स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम अपनी अरे के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो कि यूजर इनपुट के तौर पे फराहम करने वाला है। सीन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके
अपनी अरे ऑफ स्ट्रक्चर का नाम यूज किया रेक, और इंडेक्स पोजीशन आई। इंडेक्स पोजीशन आई क्यों यूज की? क्योंकि आई की इनिशियल वैल्यू जीरो है, फर्स्ट इटरेशन चल रही है लूप बॉडी की, तो जीरो इंडेक्स पोजीशन पर जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसमें जो नेम नाम का मेंबर वेरिएबल है उसमें पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से दूसरा मैसेज डिस्प्ले होगा, और बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी अरे ऑफ स्ट्रक्चर का नाम यूज करेंगे और इंडेक्स पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे और फिर मेंबर वेरिएबल्स के नाम यूज करेंगे। तो रन्स में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी पहले प्लेयर के लिए जो कि यूजर ने एंटर रन्स के मैसेज के बाद एंटर की होगी। बिल्कुल इसी तरह से एंटर इनिंग्स के लिए भी मैसेज आएगा और हमारी अरे ऑफ स्ट्रक्चर की जीरो इंडेक्स पोजीशन में जो इनिंग्स नाम का मेंबर वेरिएबल है उसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और इसी तरह से सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हमने टाइम्स नॉट आउट का मैसेज डिस्प्ले करवाया और फिर उसे टी एन ओ मेंबर वेरिएबल में स्टोर कर लिया जीरो इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने जो एवरेज किया है वो किस तरह से कंप्यूट की। हमने पहले अपने अरे ऑफ स्ट्रक्चर का नाम यूज किया, उसके इंडेक्स पोजीशन जीरो और डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हमने एवीजी मेंबर वेरिएबल का नाम यूज किया। तो इसे हम वैल्यू किस तरह से असाइन कर रहे हैं, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हमने अपने जो अरे ऑफ स्ट्रक्चर है उसके नाम के साथ इंडेक्स पोजीशन का इस्तेमाल करके डॉट ऑपरेटर का यूज किया और रन्स नामी मेंबर वेरिएबल का इस्तेमाल किया। तो इससे होगा ये कि हमारे इस स्ट्रक्चर की जीरो इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसमें जो मेंबर वेरिएबल रन्स है उसकी जो वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है डिवीजन ऑपरेटर की मदद से हमारी अरे ऑफ स्ट्रक्चर पे जीरो इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसमें इनिंग्स नाम का जो मेंबर वेरिएबल है, यहाँ पे भी हमने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया तो उससे वो डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर हमने फ्लोट का इस्तेमाल किया, यानी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की मदद से हमने उस वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अगर रिजल्ट फ्लोट में नहीं आता तो भी वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू, यानी उस वैल्यू के बाद इशारिया और फिर दो डिजिट्स में जीरो ऐड हो जाएंगे अगर वो एक इंटीजर वैल्यू बनती है तब भी। अगर वो एक फ्लोट वैल्यू है तब वो पूरी फ्लोट वैल्यू ही हमारे पास स्टोर हो जाएगी इस एवीजी नाम के मेंबर वेरिएबल के अंदर। अब इस तरह से जब हमारी इस लूप की फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आई की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी। अब जब आई का इस्तेमाल किया जाएगा तो हम अपनी इस अरे ऑफ स्ट्रक्चर के फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन यानी सेकंड स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए नेम मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं और इसी तरह से दूसरे प्लेयर के लिए तमाम रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा, इसी तरह से तीसरे और चौथे और पांचवें प्लेयर के लिए, और फिर हमारी इस लूप की इटरेशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 38 पे सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हमने 3 मरतबा बैकस्लैश n का इस्तेमाल किया। इससे होगा ये कि 3 एम्प्टी लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी, हमारे पास कुछ स्पेस बन जाएगी आउटपुट के लिए। उसके बाद देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और साथ ही सेट विथ मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे हमने जो विथ सेट की है अपने आउटपुट के लिए वो 49 कॉलम्स की है। और कैरेक्टर्स टेबल ये स्ट्रिंग हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दी। ऐसा करने से बेसिकली ये स्ट्रिंग 49 कॉलम्स के विड्थ का इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। उसके बाद लाइन नाम में इस फंक्शन को कॉल किया जिसकी मदद से जिसने डैशेस का इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन पर एक लाइन प्रिंट कर दी कैरेक्टर्स टेबल के नीचे। और उसके बाद देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया दोबारा से, और हम प्लेयर्स नेम को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं लेकिन इस तरह से कि ये स्ट्रिंग 15 कॉलम्स की विड्थ में डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने दोबारा से सेट विड्थ मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया और 15 कॉलम की विड्थ हमने इसे प्रोवाइड की। और इसके बाद हमने दोबारा से सेट विड्थ मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया और रन्स को डिस्प्ले करवाने के लिए भी हमने 15 कॉलम्स का इस्तेमाल किया। और बिल्कुल इसी पैटर्न पर हमने सेट विथ मैनिपुलेटर को फिर से यूज किया, 15 की विड्थ हमने सेट की और इनिंग्स का स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। और उसके बाद देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का फिर से इस्तेमाल किया और सेट विथ मैनिपुलेटर की मदद से 20 कॉलम्स की विड्थ सेट करते हुए टाइम्स नॉट आउट की स्ट्रिंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ पे होगा ये कि बेसिकली प्लेयर्स नेम 15 कॉलम्स में प्रिंट हो जाएगा, रन्स की स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर 15 कॉलम की विड्थ में, और इसी तरह से इनिंग्स की स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी 15 कॉलम की विड्थ में। और ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू लाइन इंसर्ट नहीं की, तो उसी लाइन के अंदर आगे चल के 20 कॉलम की विड्थ के अंदर टाइम्स नॉट आउट की स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी और फिर 20 कॉलम्स की विड्थ के अंदर एवरेज की स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद हमने बैकस्लैश n का इस्तेमाल किया, यानी यहां तक ये स्ट्रिंग्स प्रिंट होने के बाद अपने डिफरेंट कॉलम्स के अंदर डिफरेंट विड्थ्स के साथ एक न्यू लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी। और फिर से हमने लाइन फंक्शन को कॉल किया तो
डैशेस की एक लाइन प्रोड्यूस हो गई इन स्ट्रिंग्स के नीचे। अब हमें प्रिंट करवानी है वो वैल्यूज जो कि हमने अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर की हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया लाइन नंबर 44 पे, और आई में स्टोर की 0 की वैल्यू, और हम कहते हैं कि जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी रहती है तब तक लूप चलनी चाहिए, और आई प्लस प्लस। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम अपनी अरे ऑफ स्ट्रक्चर के तमाम एलिमेंट्स में से हर एक मेंबर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं इस लूप की मदद से। देखिए किस तरह से, सिंपली जब हमारी फॉर लूप की फर्स्ट इटरेशन चलेगी तो पहली मर्तबा सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए 15 कॉलम की विड्थ सेट होगी, और रेक्ट नामी जो हमारी अरे ऑफ स्ट्रक्चर है उसमें आई इंडेक्स पोजीशन पर जो स्ट्रक्चर वेरिएबल या एलिमेंट है उसमें नेम नाम का जो मेंबर वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम दोबारा से 15 कॉलम्स के विड्थ सेट कर रहे हैं, और अपनी अरे ऑफ स्ट्रक्चर की आई इंडेक्स पोजीशन यानी जीरो इंडेक्स पोजीशन यानी फर्स्ट एलिमेंट या कह लीजिए कि फर्स्ट स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर वेरिएबल रन्स को हम प्रिंट करवा रहे हैं डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। और फिर हमने 12 कॉलम्स की विड्थ सेट की, और हमने इनिंग्स की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवा दी। वो किस तरह से, उसी पैटर्न पे कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर वेरिएबल या फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है हमारी अरे ऑफ स्ट्रक्चर रैक में, उसमें इनिंग्स नाम का जो मेंबर वेरिएबल है उसे प्रिंट करवा दिया जाए। और बिल्कुल इसी तरह से हमने मजीद सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, 18 कॉलम्स की विड्थ सेट की, और हमने टाइम्स नॉट आउट की वैल्यू प्रिंट करवा दी अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर वेरिएबल टी एन ओ के अंदर जो मौजूद थी। और बिल्कुल इसी तरह से हमने 16 कॉलम की विड्थ सेट करके एवरेज को भी प्रिंट करवा दिया, और आखिर में एंड एल का इस्तेमाल किया। इस तरह से जब लूप की फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आई की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी, तो हमारी जो सेकंड एलिमेंट है अरे ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, या कह लीजिए सेकंड स्ट्रक्चर वेरिएबल है, उसमें मौजूद जो मेंबर वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, और फिर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यूज भी इसी तरह से हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने लाइन फंक्शन को कॉल किया जिससे डैशेस की एक लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी, और फिर सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हमने 3 मरतबा एंड एल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया। इस तरह से कुछ स्पेस प्रोड्यूस हो जाएगी लाइन के नीचे जो कि डैशेस की मदद से प्रोड्यूस की गई थी। फिर हमने स्टार नामी फंक्शन को कॉल किया जिससे स्टार्स की एक लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी स्क्रीन पर, और फिर हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से फिनिश का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया, लेकिन इसके लिए हमने जो विड्थ सेट की वो 43 कॉलम्स की थी, और दोबारा से हमने स्टार नामी फंक्शन को कॉल किया ताकि फिनिश के इस मैसेज के नीचे भी हमें स्टैटिक्स या स्टार्स की एक लाइन नजर आए। तो आपने देखा किस तरह से हम फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।